नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं, तो अपना आज टेस्ट हुआ है पेपर नंबर 024291 का रीजनिंग का सॉल्यूशन इन डिटेल। ठीक है, मैं हूँ रवि कुमार जोशी और आज अपन करेंगे इस एनालिसिस के अंदर बात करेंगे रीजनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विदाउट फर्दर डिले। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इसमें दिया है आपको सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। देखिए, आपके रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर आता है जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, कुछ लोग इसको एनालॉजी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको एनालॉजी पढ़ते हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहां जहां पर आप ये रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात का अगर आपको चिन्ह दिखाई देता है, तो ये मान के चलना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इस चैप्टर से आया है। ठीक है, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात कि इस चैप्टर का कहना क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर का कहना ये है कि जो रिलेशन इंक का पेन के साथ है, जो रिलेशन इंक का पेन के साथ है, वही रिलेशन पेट्रोल का किसके साथ है। ठीक है, ये चैप्टर ये कहता है कि जिन दो चीजों में एनालॉजी का बेसिक मीनिंग होता है समानता, सिमिलरिटी। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता है, वही रिश्ता आपको यहाँ पर देखना होता है। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि पेन के अंदर इंक का यूज होता है। पेन के अंदर किसका यूज होता है, इंक का यूज होता है। तो पेट्रोल का यूज कहाँ होता है, ये आपसे पूछा है और फिर आपको क्या दिए है, चार ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो इसने ऑप्शन दिया है ट्रेन। तो क्या ट्रेन में पेट्रोल का यूज होता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर, ट्रेन में पेट्रोल का यूज नहीं होता। देखो, ट्रेन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको एक थोड़ी सी हटकर जानकारी देता हूँ कि इन दिनों पर यानी 2021 के अंदर एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर ये बताया था कि इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रेन है उसमें 63% ट्रेनें जो है वो अब बिजली से चलती है। किससे चलती है, बिजली से। और 37% जो ट्रेनें हैं वो अब चलने लगी है किस सर, डीजल से। तो कहने का मतलब है कि चाहे बिजली से चले चाहे डीजल से चले, ट्रेन जो है वो आपकी पेट्रोल से तो नहीं चलेगी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, पेट्रोल डीजल का सीधा सा कंसेप्ट इतना सा है, जितने हेवी चीजें होती हैं, जितनी जिसके अंदर इंजन थोड़ा भारी होता है, उस पे आपको अधिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। डीजल आपका अधिक प्रेशर आपको जनरेट करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो ट्रेन भी एक हेवी इंजन वाली चीज है, तो इसमें पेट्रोल यूज नहीं होगा। इसी प्रकार ट्रैक्टर के अंदर भी आपका डीजल का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो चला देते हैं पेट्रोल, आप तो किस चला सकते हो भाई, चलाते भी है लोग, लेकिन ऐसा इन जनरल नहीं होता। बस भी एक हेवी इंजन है तो इसको चलाने के लिए भी आपको डीजल की आवश्यकता होगी। कुछ कार जो है वो पेट्रोल से चलती है, कुछ डीजल से भी चलती है, और भी अदर सोर्सेज है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पेट्रोल का अगर आंसर देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका कार। तो पहले का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रश्न भी आपका किससे लिया गया है, एनालॉगी से लिया गया है। क्योंकि जहां पर भी मैंने कहा कि इस तरीके के निशान देखने मिले, ये निशान किसके हैं, बेसिकली एनालॉगी के। पीछे वाला जो था उसको कहते हैं वर्ड एनालॉगी, इसको कहते हैं नंबर एनालॉगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए गए हैं आपको, नंबर। देखो, आपको पहली बात मैं बता दूं कि चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, इसके अंदर आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 40 तक की स्क्वायर वैल्यू और एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक की क्यूब वैल्यू इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि आप देखते ही चीजों को समझ सको। ठीक है, जैसे मैंने देखा कि 16 मैंने देखा किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ये 4 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। और चीजें जब स्क्वायर में चल रही है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। हालांकि 64 एक और भी चीज होती है, वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। लेकिन अपन फिलहाल बात करेंगे कि इन दोनों में जो रिश्ता अगर मैं देखना चाहूँ तो वो स्क्वायर वाला दिख रहा है, और 4 का स्क्वायर ये दिख रहा है, 6 का स्क्वायर ये दिख रहा है। यानी बेसिकली दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। ठीक है, 4 और 6 में कितने का अंतर है, 2 का।
उसी प्रकार जैसे 8 का स्क्वायर आ गया तो अब आगे किसका स्क्वायर आएगा? 10 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 8 के बाद 2 करेंगे ऐड तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत आसानी, अगर आप आसान से चीज़ें समझना चाहते हो तो जो आपको बात बताई जाती है, अक्सर हम क्लासों में कहते हैं कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को जल्दी ही कैच कर पाओ। ठीक है? नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर से ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? एनालॉजी से लिया गया है। इसको कहते हैं अल्फाबेट एनालॉजी, क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं अल्फाबेट से रिलेटेड चीजें। ठीक है? अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर आपको क्या करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग के अंदर जहां पे भी आपको अल्फाबेट देखने मिले, आप उनकी प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखोगे। क्या लिखोगे? क्रमांक लिखोगे। यानी अंग्रेजी के अंदर अगर आप इन प्रश्नों को, सॉरी, अंग्रेजी या अल्फाबेट एनालॉजी के अंदर अगर आप इन चीजों को सोल्व करना चाहते हो तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे एम की प्लेस वैल्यू अगर मैं देखूं तो आप कहोगे 13, ए की कितनी होती है? 1, और डी की कितनी होती है? 4। यहां से इस चीज को लिखा गया है, यानी लिखा गया है 10, एक्स की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 24, ए की कितनी होती है? 1। अगर मैं कहूं तो देखो 13 और 10 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 1 और 24 में कितने का डिफरेंस है? ये भी 3 का है। याद रखना, एबीसीडी के अंदर जहां पर ए खत्म हो जाता है तो वापस से पीछे चले जाएंगे जेड की ओर। तो देखो ए चला गया, जेड चला गया, वाई चला गया। तो बेसिकली कितनी चीजें गई? 3 चीजें गई है। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो देखो, बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट लगा है वो -3 का लगा है। देखो 13 में से 10, 13 से 10 यानी -3, 1 से 24 भी -3, और 4 से 1 भी -3, यानी -3 का कंसेप्ट लगेगा। तो अगर इस इन दोनों में -3 वाला कंसेप्ट लगा है, आगे जो इसका आंसर लेंगे वो भी -3 के हिसाब से लेंगे। तो देखो, प्लेस वैल्यू आर की कितनी होती है? 18, यू की होती है 21 और एन की होती है 14। अगर -3 करोगे तो क्या आएगा? 15, -3 यहाँ से करेंगे तो आएगा 15, और 15 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ओ। तो बेसिकली ओ जो है वो 2 ऑप्शन में है। तो और आगे बढ़ जाओ, -3 करेंगे तो क्या आएगा? 18, 18 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? आर। अब देखो ओ एस है और यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ आर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, भले ही 5 सेकंड बचे, 2 सेकंड बचे, 3 सेकंड बचे, अगर ऑप्शन से भी चीजें अगर अपन देखना करेंगे चालू, तब अपन ये देख पाएंगे कि कितना तेजी से अपन पेपर में आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? एक एक सेकंड कीमती है आपकी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने दिया गया है फाइंड द ओड वन। कहने का मतलब इतना सा है कि आपको इन 4 चीजों में से कौन सी चीज अलग है वो देखनी है। अब देखो, इस चैप्टर में ये जो चीजें दी जाती है कि आप विषम को छांटो। एक चीज याद रखना कि अगर कोई चीज को आप अलग करने की सोचोगे तो कैसे भी कर दोगे। ठीक है? और आपके आंसर अलग, हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 4-4 बन जाएंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो आप अलग मत देखो, आप देखो 3 के अंदर समानता। अगर इसमें आप एक्यूरेट होना चाहते हो तो आपको 3 चीजों के अंदर समानता देखनी है। यानी क्या सिमिलरिटी है। अगर 3 चीजों में समानता देखते हो तो एक अपने आप अलग होगी। आपको अलग नहीं करना है, आपको 3 में समानता देखनी है, चौथी चीज अपने आप अलग होगी। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं अंकल, फादर, नीस और नेफ्यू के अंदर अगर बात करूं तो देखो, ये मेल है यानी पुरुष, ये भी पुरुष है, और ये भी क्या है? पुरुष। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा, क्योंकि नीस क्या है आपकी? फीमेल है, यानी एक महिला कैटेगरी की ओर। ठीक है? अब देखो, इसके अंदर एक कई बच्चा क्या सोचेगा कि सर ये तो हो गए चाचा एक रिश्ता हो गया, भतीजा एक रिश्ता हो गया, भतीजी एक रिश्ता हो गया, ये रिश्ते तो दूर के हो गए, और पिताजी क्या होता है? पास का रिश्ता होता है। और ये सोचकर आप आंसर फादर करके आ जाते हो। तो मैं आपको इसमें एक बताना चाहता हूँ कि जब भी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, यानी चीज ब्लड रिलेशन से अगर चीजें आती है आपकी ओड वन के अंदर, तो प्रायोरिटी लिस्ट में तो रखना आप क्या? जनरेशन। यानी जनरेशन का मतलब पीढ़ियां। यहाँ पर अगर जो पर्सन अच्छा बनता है तो वो पीढ़ियों के हिसाब से ओड वन निकलवाता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट, अगर आपको पीढ़ियों के हिसाब से अगर आंसर देखने मिलता है तो आप पहले इसी को अडॉप्ट करें, लेकिन इसमें पीढ़ियों वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर दूसरी बात करूं तो आप मेल फीमेल पे जाना,
और इनके अलावा फिर अगर कुछ सोचते हो आप तो वो थर्ड कैटेगरी यानी थर्ड प्रायोरिटी के अंदर वो चीज़ आएगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पीडीओ को दी जाएगी इन रिलेशन के अंदर ओड वन छाँटने में और दूसरी किसको दी जाएगी मेल फीमेल यानी जेंडर को और थर्ड जो आप सोच रहे हो जैसे कि ये दूर के रिश्ते हो गए, ये पिता का पास का रिश्ता हो गया। क्लियर है मेरा पार्ट? ओड वन आउट यानी विषम छाँटने में एक प्रायोरिटी लिस्ट का काम करती है, ठीक है? तो प्रायोरिटी लिस्ट भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल नंबर तो है नहीं, यहाँ पर तो है अपने क्या रिलेशंस की बात, तो रिलेशंस में पहली प्रायोरिटी देना पीडी को, दूसरी प्रायोरिटी देना आप किसको मेल फीमेल यानी जेंडर कैटेगरी को, तीसरी प्रायोरिटी पे आप और कुछ सोचकर आंसर निकालना। और जैसा कि मैंने कहा है, ओड मत छाँटना पहले, आपको 3 में सिमिलरिटी बनानी है, जैसे मैंने बनाई, ये मेल, ये मेल, ये मेल और ये क्या हो गया फीमेल। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर का मैं कहूँगा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन क्योंकि आप इसमें विषम छांटने जाओगे तो आप ये देखोगे कि बड़ा मुश्किल काम है। देखो, जब-जब आप अल्फाबेट के अंदर आते हो, अल्फाबेट में ओड वन छांटना, है ना? ओड वन आउट। कहने का मतलब है कि जैसे अभी तो फिलहाल अपन बात की थी प्रायोरिटी किसके अंदर प्रायोरिटी अपन ने बात की थी रिलेशंस के अंदर कि पहले पीडी को देखेंगे फिर मेल फीमेल देखेंगे फिर तीसरी बात देखेंगे इसी तरीके से अल्फाबेट के अंदर भी एक प्रायोरिटी चीज आपको देखने मिलेगी पेपर के अंदर तो आप कहोगे सर अल्फाबेट में क्या प्रायोरिटी लेंगे अल्फाबेट में पहले प्रायोरिटी लेंगे कि आपको पहले इनके क्रमांक लिखने होंगे जैसे क्रमांक लिख लिया 13 3 15 7 और इनमें आपको रिश्ते देखने होंगे कि क्या +3 वाली कोई चीज लग रही है -3 यानी कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या ठीक है ये पहली प्रायोरिटी होती है अल्फाबेट में ओड वन छांटने की लेकिन जब आप इनको चेक करोगे तो ऐसी कोई प्रायोरिटी ऐसा कोई सीक्वेंस आपको नजर नहीं आएगा जिससे आप आंसर बिठा दो आंसर बिठाने का मतलब है कि 3 में सिमिलरिटी बिठा दो तो जो मेरा इसके अंदर सोचना वो ये है कि अगर आपके यहाँ से आंसर नहीं आता है तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी जो होगी वो होगी वोवेल और कॉन्सोनेंट वोवेल और कॉन्सोनेंट का मतलब है स्वर और व्यंजन की कैटेगरी ठीक है स्वर व्यंजन का मतलब है कि एबीसीडी के अंदर बात करें तो ए ई आई ओ यू ये किसके अंदर कैटेगराइज्ड है वोवेल यानी स्वर के अंदर और बाकी चीजें किसमें कॉन्सोनेंट के अंदर तो देखो सीधी सी सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसमें देखूं पर्सन में तो देखो इसमें मेरे को एक वोवेल नज़र आता है, इसमें भी एक वोवेल नज़र आता है, इसमें भी एक वोवेल नज़र आता है, जिसके इसके अंदर मेरे को चारों क्या नज़र आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट नज़र आ रहे हैं। क्लियर हुई मेरी बात? इन तीनों के अंदर एक-एक वोवेल नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर मेरे को कोई भी वोवेल नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है? नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 फिर से इस बार जो देखा गया है, वो ओड वन छाँटना है, लेकिन इस बार क्या है? नंबर है। तो देखो नंबर के अंदर अगर ओड वन की बात आती है तो एक प्रायोरिटी लिस्ट काम करती है वो प्रायोरिटी लिस्ट क्या है यानी प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब है कि आप आंसर अलग अलग तरीके से निकालोगे तो अलग अलग चीजें लगेगी ठीक है अब आंसर एग्जामिनर कौन सा मतलब मान्य करेगा ये आपको पता होना चाहिए वरना अदरवाइज इन प्रश्नों के आंसर हर एक आदमी का अलग अलग हो सकता है क्यों और वो गलत भी नहीं होगा वो गलत भी नहीं होगा जैसे मैं इस बात को अभी क्लियर करता हूँ कैसे अलग अलग तरीकों से इसका आंसर निकलता है ठीक है लेकिन आंसर मान्य होगा प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग यानी प्रायोरिटी लिस्ट ये कहती है अगर आपका कंसेप्ट लग रहा है किसका प्राइम नंबर का किसका कंसेप्ट लग रहा है प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या अगर अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट लगता है और इससे कुछ ओड निकलती है चीज तो सबसे पहले ये मान्य होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो संख्याएं जिसके कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर हो वो संख्याएं जिनकी जिनके कितने गुणनखंड हो कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा दो एक तो एक और एक स्वयं ये दो फैक्टर होंगे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ठीक है जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो गया दो फिर तीन हो गया फिर पांच हो गया फिर सात हो गया ये सारी चीजें क्या है प्राइम नंबर ठीक है तो प्राइम नंबर की जो सटीक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि आपके मिनिमम और मैक्सिमम कितने फैक्टर होने चाहिए दो अगर मैं प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ पर देखना चाहूँ तो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा तो दूसरी चीज जो आपको सोचनी है
प्राइम नंबर के बाद वो सोचनी है आपको स्क्वायर या फिर क्यूब वाला कंसेप्ट, यानी वर्ग और घन वाला कंसेप्ट। क्या कोई स्क्वायर के आसपास का कंसेप्ट है क्या? तो देखो, अगर मैं 291 की बात करूं तो आप ये कहोगे कि सर 17 का स्क्वायर प्लस 2 मैं लिख सकता हूं 291, लिख सकता हूं। इसी तरीके से अगर 322 की बात करूं तो ये 324 माइनस में क्या लिख सकता हूं 2। 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 होता है आई थिंक 18 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर बात करूं इसकी तो ये क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 2, और इसकी बात करूं तो ये क्या आ रहा है 169 प्लस 2, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखो यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है, यानी इस कंसेप्ट से इसका आंसर दिया जा सकता है क्या? पी दिया जा सकता है। अगर स्क्वायर और क्यूब वाला कंसेप्ट नहीं मिलता है और स्क्वायर क्यूब के बाद कोई भी पावर वाली चीज नहीं मिलती है, तो फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपको लेना है वो लेना है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब है जोड़ बाकी गुणा भाग कर कर आंसर निकाल, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिविजिबिलिटी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि डिविजिबिलिटी से अगर आंसर आता है तो वो तीसरा प्रायोरिटी के अंदर काम करेगा। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है कि आप इसमें डिविजिबिलिटी भी लगाते तो इसमें भी 3 की डिविजिबिलिटी लगती, इसमें भी 3 की डिविजिबिलिटी लगती, इसमें भी 3 का भाग जाता, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जाता, इससे भी ये ओड हो जाता। लेकिन मैंने कहा कि पहले स्क्वायर को कंसेप्ट को करना है काम में, तो पहले इस पे काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। और डिविजिबिलिटी का याद रखना, ऐसा नहीं कि सर 7 का भाग तो 1 में जा रहा है, बाकी में किसी का नहीं जा रहा। ये डिविजिबिलिटी नहीं देखनी है। जैसा कि मैंने कहा कि 3 में समानता आप देखोगे, चौथा अपने आप अलग होगा। यानी ऐसी चीज़ लेनी है कि 3 चीज़ों के अंदर डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 3 में जाए, 1 में ना जाए। जैसे मैंने ये देखा, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, लेकिन इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। अगर ये भी ना दिखे तो नेक्स्ट प्रायोरिटी में क्या आएगा? इवन ओड। इवन ओड का मतलब है सम और विषम संख्या। और देखो कितनी अच्छी बात है, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, लेकिन ये कौन सी संख्या? सम संख्या। तो ये प्रश्न तो यहाँ से भी हो सकता था, लेकिन ये सोचना आपको क्या है, चौथे नंबर पर सोचना है, पहले नहीं सोचना है इवन ओड। फिर आता है उटपटांग चीजें यानी अदर कंसेप्ट। फिर आप कुछ भी करो कि सर इसमें डिजिट सम लग गया, डिजिट सम से ये आंसर आ रहा है, उससे ये आ रहा है, वो आप कर सकते हो, लेकिन वो सब प्रायोरिटी के अंदर कब से आते हैं? सबसे लीस्ट में आते हैं। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया? जब भी ऐसा ओड वन वाला क्वेश्चन आए तो प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग सोचना है। सबसे पहले प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट से सोचो, फिर स्क्वायर क्यूब वाले कंसेप्ट से, फिर डिविजिबिलिटी से, फिर आपका इवन ओड से सोचना। गेट क्लियर? डन। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका एक सीरीज है। इस सीरीज के अलग-अलग नाम है, कोई रिपीटेड सीरीज बोलता है, यानी पुनरावृत्ति वाली सीरीज, या कंटीन्यूअस सीरीज भी इसको बोल बोल सकते हैं, लगातार सॉरी लगातार श्रृंखला, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस सीरीज को करने का एक आसान सा उपाय यही है। पहला उपाय जो है वो मैं बताता हूँ कि आप पहले इन सारे लेटर को काउंट कर लो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी ब्लैंक को भी यूज करना, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 20 सारी टोटल चीजें हैं, ठीक है। 20 अगर चीजें हैं तो फैक्टर कितने के बन सकते हैं? या तो 4-4 के या 5-5 के जोड़े बनेंगे, या तो 4-4 के जोड़े बनेंगे या 5-5 के। तो देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो ये जोड़ा मुझे दिखाई नजर आ रहा है 5 वाला, ए ए, फिर बी 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 बी, ये भी आ जाएगा एक, फिर ए वाला आ जाएगा, फिर बी बी वाला, यानी ए ए ए ए बी बी बी, सही है ना। यानी ब्लैंक में क्या भर रहे हैं वो लिखना है। पहले ए भरा है आपने, ए लिख दिया, फिर बी भरा है तो बी लिख दिया, फिर बी भरा है तो बी लिख दिया। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ए, तो फिर ए लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बी, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? बी। तो आंसर क्या आएगा? ए बी बी ए बी। कौन सा है? ये वाला, ए बी बी ए बी, आंसर नंबर। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक आपकी श्रृंखला ही है। देखो श्रृंखला, नंबर श्रृंखला, यानी जो ये आपको दिख रही है ये अंकों वाली श्रृंखला, इसमें भी आप अगर सोचना शुरू करो तो स्क्वायर और क्यूब को सबसे पहले प्राथमिकता दो। आपको अधिकतर श्रृंखलाएं आपको देखने मिलेगी
वो मिलेगी या तो स्क्वायर क्यूब वाली ऐसी श्रृंखलाएँ या फिर मिलेगी कुछ गुणा होकर प्लस माइनस होना या कुछ भाग भाग होकर प्लस माइनस होना। ये 70% चीज़ों को कवर कर लेती है। आप माइंड में सबसे पहले यही आप दिमाग में लगाओ कि मेरे को क्या कोई स्क्वायर के आस-पास की चीज़ें वगैरह नज़र आ रही है। पहले तो सीधा नंबर देखो तो आपको कहीं स्क्वायर वगैरह दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप इसमें अंदर डिफरेंस देखोगे, क्या देखोगे? डिफरेंस। तो आप कहोगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो बोलोगे 4 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे 27 का। 27 का ही है ना? 60 और 15 ठीक है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? तो आप बोलोगे सर का डिफरेंस है। तो यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है क्या? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है और आप आगे देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा 5 का क्यूब यानी 125 का डिफरेंस आएगा और आप देख लो बिल्कुल 25 से का डिफरेंस। सही है ना? तो अब देखो 1 स्क्वायर 1 क्यूब, 1 स्क्वायर 1 क्यूब तो अब आगे जो 6 आएगा उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। यानी 6 का स्क्वायर यानी आप इसमें कितना जोड़ोगे 36 यानी 326 में आपको क्या जोड़ना है 36 ऐड करना है। तो 36 ऐड करने पे लास्ट डिजिट देखो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 662 यानी 362 क्लियर है? यहाँ पर भी आप समय पूरा 36 जोड़ने के बजाय लास्ट डिजिट को जोड़ के देखते तो आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 2 तो आपका आंसर बन जाता है कितना 362 आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन नंबर 9 में। अब ये है जो आप डिक्शनरी आजकल यूज़ भी नहीं होती है मार्केट से मोबाइल आने के बाद इन डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन पहले जो बच्चे थे वो एक डिक्शनरी का यूज़ करते थे और उसमें इस तरीके की चीज़ें आती थी कि वर्ड मीनिंग दिए जाते थे और वर्ड मीनिंग जो होते थे उसका एक सीक्वेंस होता था। ठीक है? वो सीक्वेंस क्या कहता था कि पहले ए वाली चीज़ें आएगी, फिर किसकी आएगी? बी वाली चीज़ें आएगी, फिर सी वाली यानी इस सीक्वेंस में चीज़ें आएगी। क्लियर है बात? अब ए में भी कौन-सा आएगा? ए और उसके बाद पहले ए वाला आएगा, फिर ए में भी उसके बाद कौन-सा आएगा? बी वाला। इस तरीके का सीक्वेंस आपको देखना होगा। अगर मैं इनके अंदर बात करूँ तो देखो सी सब में कॉमन है, तो सी से तो आंसर आप नहीं कर सकते। फिर दूसरा लेटर भी सब में कॉमन है, तो ओ से भी आप आंसर नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है और अंग्रेजी वर्णमाला में एम पहले आता है, एन बाद में आता है। एम पहले आता है और एन बाद में आता है। सीधी-सी बात है कि या तो 1 पहले आएगा या फिर 2 पहले आएगा या 6 पहले आएगा या फिर क्या पहले आएगा 5 ठीक है? क्योंकि इन तीनों में एम आ रहा है। अब बात है कि इसके आगे वाला लेटर डिसाइड करेगा इनमें। तो इसमें भी एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है और यहाँ पर भी क्या है? एम। तो यहाँ से भी आंसर अपन नहीं कर पा रहे। फिर और आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो ए आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? आई आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। समझ गए ना बात? कहने का मतलब है कि अगर इनमें देखा जाए तो ए सबसे पहले आता है यानी 1 सबसे पहले आएगा, तो आंसर आपका ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर 2 मिल गया क्योंकि 1 पहले आएगा। आंसर एलिमिनेट करते जाओ, सारा नहीं चेक करेंगे। 1 आ गया, 1 के बाद कौन-सा आएगा? तो आपने बोला सर 1 के बाद आएगा ये वाला ई आएगा। आई से पहले क्या आता है? ई आता है, यानी 6 नंबर दूसरे पे आएगा। अब देखो आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आ गया? क्लियर है? इस तरीके से चीज़ें एलिमिनेट करके अपन आगे बढ़ जाएँगे, क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है कि सारी चीज़ें अपन चेक करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने एक प्रश्न दिया है, यदि एक कूट भाषा में यानी ये प्रश्न कौन से टॉपिक से है ये भी आपको बता दूँ, ये टॉपिक है आपका कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग, डिकोडिंग। यहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया है, ये कहता है कि कूट भाषा में डाउन बीट को टीएबी, ईडब्ल्यूएनडीओ लिखा जाता है, तो उसकी भाषा में प्रोस्पेक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं इस वर्ड को गौर से देखूँ, तो यही तो अल्फ़ाबेट है जो यहाँ यूज़ हुए हैं, यानी इस तरीके की कोडिंग को अपन नाम देते हैं, कौन-सा टाइप? रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंज किया है, केवल अल्फ़ाबेट को क्या किया है? रीअरेंज किया है, यानी इसको भी आपको क्या करना है? जिस सीक्वेंस में इसको रीअरेंज किया है, इसी सीक्वेंस में इसको रीअरेंज करना है। क्लियर है? तो चलो रीअरेंजमेंट देखते हैं क्या किया है। मैं क्या करता हूँ इसको नंबर दे देता हूँ 1 इसको 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8 इसी तरीके से इसको भी दे लेते हैं अपन। तो अपन को कोड करना है 3 4 5 6 7 और 8। अब अपन को देखना है कि कोडिंग में इसने किया क्या है। ठीक है? कोडिंग में इसने किया क्या है। तो आपने कहा कि सबसे पहले टी लिया है यानी नंबर 8 वाली चीज़ देगा। 8 वाली चीज़ मतलब अपने आंसर में क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए। तो देखो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। अब देखो दिमाग लगाओ ऑप्शन से।
इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। इससे भी आंसर नहीं आएगा। फिर पी, फिर एलिमिनेट होना शुरू होगा। यानी अगर बात करो तो पहला तो 8 नंबर पे तो टी ले लिया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो आपने कहा सर दूसरे नंबर पे ए लिया है, ए का मतलब यहाँ से कितना है? 7वां नंबर। 7वें नंबर में क्या आएगा? सी आएगा। बिल्कुल है, सी। फिर अगर बात करें बी की, तो बी कौन से नंबर पे आ रहा है? 5वें पे। तो यहाँ पे भी 5वें पे कौन आ रहा है? पी। यानी टी सी के बाद क्या आएगा? पी आएगा, यानी ऑप्शन ए गया। ठीक है? उसके बाद क्या लिया है इसने? ई। ई कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अब मैं पूरा ही कर देता हूँ। फिर इसने क्या किया है? डब्लू। डब्लू कितने नंबर का है? 3 नंबर का। तो अपना 3 नंबर का क्या है? ओ। ठीक है? फिर इसने क्या लिया है? एन। एन कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो अपने 4 नंबर पर क्या है? एस। तो एस ले लिया। उसके बाद क्या लिया इसने? डी। डी का कितने नंबर है? 1। तो अब 1 नंबर पे क्या आएगा? पी आएगा। पी आ गया। फिर आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन पूरा कर देता हूँ मैं। फिर अगर बात करें ओ, तो ओ कितने नंबर पे है? 2। तो अब अपने अनुसार 2 नंबर पे क्या आएगा? आर आएगा। और ये ऑप्शन की टी सी पी ई ओ एस पी आर, आंसर नंबर डी। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कब समझ में आएगा? आप इसको ऑब्जर्व करो तो आप अल्फाबेट यही नजर आएंगे, इधर उधर किए हुए। और जब रीअरेंजमेंट समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है, तो आप नंबर सीक्वेंस दे दो और उसके बाद कैसे कोड किया है अपने वाले को उसी तरीके से क्या कर दो, कोड कर दो। आई होप आपको बात समझ में आई। आगे चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अपन कहते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, अंक गणितीय संक्रियाएं। एक टॉपिक आता है अपना अंक गणितीय संक्रियाएं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे आप बोर्ड मास वाला टॉपिक भी कहते हो। ये टॉपिक बेसिकली वहीं से लिया गया है। ठीक है? अब इसके अंदर इस टॉपिक की खास, जैसे इस पर्सन को देखो, तो इस पर्सन में ये कहा गया है कि मैंने इस चीज को ऐसे लिखा है। ठीक है? और आप देखोगे तो गुणा करने पे तो चॉइस आएगा नहीं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि गुणा का मतलब यहाँ पे गुणा हो, जोड़ का मतलब जोड़ हो, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पहचानना है कि ये चॉइस आया कैसे। ठीक है? तो देखो, अगर मैं इसमें कहूँ तो देखो 5 गुणा 3, पहले इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा कर दो तो आप बोलोगे सर 15 आ जाएगा। फिर मैं कहता हूँ इन दोनों को जोड़ दो, तो आप कहोगे सर 9 आ जाएगा। और इस गुणा की जगह भी क्या ले लो? प्लस, तो 24 आ जाएगा। बात सही है? मेरी एक बात बैठ गई। तो मैं ये भी कह सकता हूँ आगे भी कि सर इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को भी गुणा करना है और फिर क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 4 दूनी 8, 8 छिके सॉरी 4 दूनी 8 और 8 छिके 48। ये कैसे? 5 दिए 15, 15 प्लस 9, सॉरी ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 और 6 14। इसमें जोड़ना है आपको, है ना? इसमें जोड़ना है, इसमें गुणा करना है। ठीक है? तो 14 14 करोगे तो कितना आ गया? 22। इसी तरीके से देखो, इन दोनों का तो गुणा होगा तो 4 चौक 16 और आगे की चीज जुड़ जाएगी। 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 17। तो 16 और 9 करेंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। यानी पहले दो चीजों को गुणा करो, लास्ट दो चीजों को जोड़ो और फिर पूरे को जोड़ दो। समझ गए? जैसे इसमें कितनी डिजिट है? ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी है ना। तो कंसेप्ट क्या हो गया? ए गुणा बी करना है और सी प्लस क्या करना है? डी, और फिर इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना। ये कंसेप्ट है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी इन लेटर का यूज करके कौन सा आप नहीं बना सकते। ये क्या कह रहा है? इन लेटर का यूज कर कर कौन सा शब्द नहीं बन सकता। आप कहोगे सर ए नहीं बन सकता, क्योंकि ए में क्या आ रहा है? पेट्रोल में आर आ रहा है और कहीं से भी आपको आर दिखा। इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है? बढ़ जाऊं आगे। तो नंबर 12 आपका सबसे इजी क्वेश्चन था इस पेपर का। नेक्स्ट देखो, फिर से आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का पर्सन है, जिसमें कहा कि हैमर को आई सी क्यू जे एक्स लिखा जाता है, तो उस भाषा में फ्रेंच को क्या लिखा जाएगा? देखो सीधी सिंपल सी बात है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करने के लिए कुछ चीजें तो आपको आसानी से दिख जाएगी, जैसे रीअरेंजमेंट हो गया, फिक्स कोडिंग हो गई, नंबर कोडिंग अलग से दिखाई देगी। लेकिन बाकी जो 3 4 चीजें बची है, जैसे फॉरवर्ड कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, क्रॉस कोडिंग, वो नहीं समझ में आएगी डायरेक्ट देखने पर। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। पहले क्या लिखनी है? इनकी
प्लेस वैल्यू यानी क्रमांक लिखने हैं जिससे आपको बात समझ में आएगी। हैमर में एच का क्रमांक होता है 8, ए का होता है 1, एम का होता है 13, इस एम का भी 13, फिर ई का 5 और ये 18। और जब मैं इस जो कोड किया है उसके भी लिखूं तो आई का होता है कितना 9, और सी का कितना होता है 3, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, जे का होता है 10 और एक्स का होता है 24। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर सीक्वेंस की एक लॉजिक की तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +6 है। यानी मुझे पूरी बात समझ में आ गई। इसमें है फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब होता है पहले अक्षर का कोड पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। रिवर्स कोडिंग का मतलब होता है पहले अक्षर का कोड लास्ट वाला, दूसरे का सेकेंड लास्ट वाला, ठीक है। और क्रॉस कोडिंग तो आप समझते ही हो। फिलहाल यहाँ पर जो कोडिंग दी गई है वो फॉरवर्ड कोडिंग दी गई। कौन सी कोडिंग दी गई है? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड कोडिंग में मुझे एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरा बात सही होगा। यानी मैं सबसे पहले W जो कि 23 होता है उसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? X आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इस R में 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? T आएगा। X के बाद T सब में। देखो मैं ऑप्शन पे भी नजर रखता हूँ ताकि मेरे को करना कहाँ तक है। देखो अब 2 तक करना, आगे एलिमिनेट चालू हो जाएगा। ई में जब 3 जोड़ूंगा यानी 5, ई का क्रमांक कितना होता है 5, 5 में जब 3 जोड़ेंगे अपन, 5 में जब 3 जोड़ेंगे तो देखो इसमें 1 जोड़ना था, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, 1 2 3 4 5 और इसमें कितना जोड़ना है 6, ठीक है। तो सबसे लास्ट लेटर तो एन सब में दिया हुआ है। अब देखो इसमें 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया तो आप कहोगे सर सीधी सिंपल सी बात है, आप लिख ही दो आंसर। तो डब्ल्यू में 1 जोड़ा तो एक्स, आर में 2 जोड़ा तो टी, ई में 3 जोड़ा तो एच, एन में 4 जोड़ा तो आर, और सी में 5 जोड़ा तो एच, और एच में 6 जोड़ा तो एन। तो आपका आंसर हो गया एक्स टी एच आर एच एन, एक्स टी एच आर एच एन, आंसर नंबर बी। समझ गए बात? नेक्स्ट आगे चलते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे अपन कहते हैं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें वाली बात नहीं थी। अगर ये 60 की बात करूँ, देखो मैट्रिक्स चलती है कैसे ये आपको देखना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे चलती है ये आपको पहचानना होता है। तो आप कहोगे सर मैट्रिक्स में या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे आएंगे, या तो इस तरीके से चलेगा या फिर क्या आएगा ऊपर से नीचे आएगा। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि जहां पे आपको बड़ा चीज दिखाई दे, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज दिखाई दे, इसका मतलब मैट्रिक्स इधर चल रही है। मैट्रिक्स किधर मूव कर रही है? नीचे की ओर यूं मूव कर रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 3 गुना 5 15, 15 गुना 4 60 होता है। तो ये बात यहाँ पे भी लागू हो रही है। तो आप कहोगे सर 7, 5 गुना 7 35, 35 गुना 2 70 होता है। इसका मतलब बात सही है। पेंस ऐसे चला गया, यानी 8 गुना 6 गुना x बराबर कितना होगा? 144 होगा। और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 144/48, जो कि कितना आएगा? आएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ए 3। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, जिसमें ये कहता है कि बिंद्रा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में कहाँ जाती है? नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है, और वो भी कितना किलोमीटर? तो आप कहोगे 30 किलोमीटर। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये नॉर्थ दिशा होगी। देखो सीधी सिंपल सी बात है, बोर्ड पे ये वाली नॉर्थ हो जाती है, ये वाली साउथ हो जाती है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो मैं उत्तर में गया 30 किलोमीटर, उसके बाद में क्या मुड़ा? राइट। हमेशा याद रखना घड़ी की दिशा में राइट होता है। तो ये इधर से राइट हो गया, फिर नीचे की राइट, फिर इधर राइट, फिर जैसे जैसे घड़ी की दिशा में घूमोगे राइट घूमोगे। तो यहाँ से राइट, एक राइट का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूम गए और कितना कितना 30 है क्या? हाँ 30 जाता है। फिर इसके बाद पुनः राइट मुड़ता है, 30 जाता है, तो पुनः राइट मुड़ गया और कितना आ गया? 30 आ गया। और आप यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए। आपको पूछ क्या रहा है? वो आपको ये पूछना चाहता है कि कौन सी बिंदु से? वह अपने प्रस्थान बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट से, और प्रस्थान बिंदु कौन सा था? ये। और प्रस्थान बिंदु से ये किस दिशा में? इस दिशा में। तो प्रस्थान जिस बिंदु से अगर आपको दिशा पूछे, उस जैसे या तो अंतिम बिंदु से पूछेगा या प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछेगा। तो जिस बिंदु से दिशा पूछता है उस पे चारों दिशा बना लो। तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्थ यानी उत्तर, ये ईस्ट यानी पूर्व थी। तो आप पूर्व दिशा में जा रहे हो। पहली बात तो किस दिशा में हो? प्रारंभिक बिंदु से आप पूर्व दिशा में हो।
और कितनी दूरी पर, तो आप कहोगे सर ये 30, ये 30, ये 30, तो ये दूरी पे कितनी रहेगी 30, तो 30 पूरा आंसर आएगा, यानी 30 किलोमीटर ईस्ट आपका आंसर, यानी आंसर नंबर डी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिर से आया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, यानी बोर्ड मास से, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि यदि माइनस का मतलब, तो आपको क्या दे दिया इसने, माइनस का मतलब आपको इसने दिया है क्या, भाग, और प्लस का मतलब आपको क्या दिया है, गुणा, और भाग का मतलब आपको क्या दिया है, माइनस, और गुणा का मतलब आपको क्या दिया है, प्लस। ठीक है, तो पहले तो जो चीजें दी है उसने, उसके अकॉर्डिंग सारे सिंबल को आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है जैसे जैसे वो बोलता है, और उसके बाद लगा देना है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होगा, बोर्ड मास का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ कि जब भी एक इक्वेशन टाइप की आपको देखने मिले तो बोर्ड मास का रूल लगता है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी बाकी। क्लियर है बात? तो देखो, और एक चीज, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले जो आप है वो सी चेक किया करो। मैंने देखा है कि अधिकतर क्वेश्चनों का यही सीक्वेंस देखा है कि अधिकतर क्वेश्चनों में पहले सी आंसर आता है, सी नहीं आएगा तो फिर डी चेक करना है, फिर उसके बाद बी, और अंतिम रूप से ए चेक करना है। यानी सबसे पहले जो आंसर चेक करना है वो सी चेक करना है। सी में क्या बात बैठ रही है क्या, तो आप लगा के देखो सी वाली चीज, जैसे जैसे वो कहता है वैसे, तो आप कहोगे सर सी ये कहता है कि 10, और प्लस को मतलब आप क्या कह रहे हो, गुणा, तो 10 गुणा 5, फिर माइनस, माइनस का मतलब आप कह रहे हो भाग, यानी डिवाइड बाई 5, और फिर क्या कह रहा है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस, माइनस 5, फिर गुणा की जगह क्या जाएगा, फिर गुणा की जगह आएगा आपका प्लस, यानी क्या ये 10 आता है क्या, ये चेक करना है। तो जैसा कि कहा कि बोर्ड मास यानी सबसे पहले डिवीजन होगा, तो पहले डिवीजन वाली चीज करो, 5/5 करोगे तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि सर पहले गुणा वाली चीज सोल्व कर लो, तो ये गुणा आ गया, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया, 10 गुणा 1 10, ये -5 और ये +5। अब देखो ये क्या कहता है, अब उसके बाद क्या होगा, एडिशन, एडिशन मतलब जो प्लस वाली चीज है, ये 10 प्लस का, ये 5 प्लस का है, तो कितना हो गया 15, और फिर -5, तो कितना आएगा 10। तो अपना बात बैठ रहा है। ये भी क्या कह रहा है कि ये 10 आएगा, तो देखो आपका आंसर क्या आ गया, सी। आपको कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो आंसर तो बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर, अधिकतर जैसा कि मैं कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों को उसका देने का औचित्य जो होता है वो टाइम खराब कराना होता है। छोड़ बाकी सभी को आता है, ठीक है, लेकिन समय लगता है अगर चारों आप चीजों को सोल्व करते हो। ठीक है, मानते हो आप इस बात को? तो समय बचाने के लिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें, पहले सी चेक करें, फिर डी चेक करें, फिर बी और ए पे जाएं। क्यों? क्योंकि अधिकतर प्रश्न में वो आपको सी डी तक लेके ही जाएगा, क्योंकि उसका जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन मकसद है इस प्रश्न का, वो है आपका टाइम कंज्यूम करवाने का। ठीक है, तो बी स्मार्ट। और जैसा कि लोग कहते हैं कि आजकल हार्ड वर्क कर होना जरूरी नहीं है, आपको स्मार्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन लिया गया है आपका एक फेवरेट, मेरा फेवरेट रीजनिंग का एक पार्ट, जिसे अपन कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग? एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग को आप और भी नाम दे सकते हो, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति अपन हिंदी में कहते हैं। कुछ लोग इस पार्ट को लॉजिकल रीजनिंग में रखते हैं, तो आप इसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हो। बेसिकली इसका सही जो नाम है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। इसका ये चैप्टर है, इसके अंदर कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ये कह रहा है, टू बी हैप्पी इन लाइफ यू शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स देन ट्राई टू अवॉइड देम। जीवन में खुश रहने के लिए आपको, जीवन में, याद रखो इसको, पूरे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए आपको समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। तो देखो दिक्कत ये है कि समस्याओं का समाधान आदमी कब तक कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है हर एक समस्या का समाधान। क्योंकि देखो जीवन में आदमी खुश रहने के लिए लाता, तो खुश रहने के लिए चीजें है, लेकिन समस्या उसके साथ आती है। जैसे, जैसे दंपति, पत्नी खुश रहने के लिए लाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली अपन क्या ला रहे हैं, एक समस्या, जिसका समाधान पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ना कि उससे बचना चाहिए।
ठीक है? निष्कर्ष क्या कहता है, यदि समस्या ना हो तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि ये समस्या न होने पर क्या होगा? ऐसा कुछ स्टेटमेंट के अंदर कुछ बात कही गई है क्या? क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो इस स्टेटमेंट यानी कथन से ही निकलेगा, इससे बाहर नहीं जाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है बात? कहीं भी स्टेटमेंट में समस्या का समाधान ना होने पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो आप भी ये नहीं बता सकते कि नहीं होने पर होगा क्या। क्लियर है बात? ये स्टेटमेंट से बाहर की चीज़ हो जाएगी और कथन निष्कर्ष में स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है। ये पहला तो एकदम गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर समस्या का समाधान ना होने पर क्या होगा कहा ही नहीं गया है। क्लियर है मेरी बात? दूसरा ये स्टेटमेंट कहता है कि समस्याओं से बचने के लिए आपके पास उनके समाधान तैयार रहने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, जीवन में खुश रहने के लिए आपको समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, ठीक है? कर लेना चाहिए, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहा है समस्याओं से बचने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए नहीं। समस्याओं यानी अब आप कहोगे सर समस्या ही नहीं रहेगी तो जीवन खुश रहेंगे, जीवन में खुश रहेंगे। देखो, ये चीज़ वैसे प्रैक्टिकली सही है कि अगर समस्या ही नहीं होगी तो जीवन एक ही रूप से निकलेगा। लेकिन देखो समस्या तो एक पहलू है, ये तो रहेगी रहेगी और इसका समाधान होना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि समस्याओं का समाधान होने पर जीवन खुश रहेगा। लेकिन ये तो अपन मान रहे हैं, स्टेटमेंट तो नहीं कह रहा। स्टेटमेंट तो ये कह रहा है कि जीवन में खुश रहने के लिए समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। ये तो कह रहे हैं समस्याओं से बचने के लिए आपके पास समाधान होने चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए नहीं, समस्याओं से बचने के लिए समाधान होना चाहिए। जबकि स्टेटमेंट क्या कहता है? जीवन में खुश रहने के लिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको गलत कर सकते हो। एक आप और भी जो आपको एक बात बताता हूँ। इसने ये नहीं कहा कि समाधान आप ही के पास होने चाहिए, यानी आप ही उस समस्या का समाधान निकालो। बहुत सारी समस्या हैं जिसका समाधान अपन को कोई और निकाल के देता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि हर एक समस्या का समाधान आप निकालो। क्लियर है ना बात? तो जीवन में खुश रहने के लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, ये मेन मुद्दा ये था। ये नहीं था कि समस्या का समाधान आप ही के पास हो। वो किसी के पास भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों तरीके से ये चीज़ को क्या कर सकते हो आप, गलत, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? नाइदर नोर, ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है आपका एक डाइस यानी पासे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इन प्रश्नों में जब आपको विपरीत अंक पूछा जाता है, तो उसमें या तो केवल एक पासा दिखाई दे सकता है या 2 पासे जैसा कि इस प्रश्न में दिखाई दे रहे हैं। ये 2 अलग-अलग पासे नहीं है, पासा एक ही है, 2 प्रारूप है। 2 प्रारूप का मतलब है एक ही पासे को 2 अलग-अलग तरीके से मोड़कर रखा गया है। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। 2 से ज़्यादा भी पासे दिखाई दे सकते हैं यानी मोर देन 2 यानी 2 प्लस 3 भी दिखाई दे सकते हैं, 4 भी दिखाई सकते हैं प्रश्न के अंदर जब आपको अपोजिट अंक पूछा जा सकता है। पहली बात अपन 1 वाले के लिए क्या समाधान करना चाहिए वो बाद की बात करेंगे। 2 वाला क्वेश्चन है तो 2 की बात करते हैं कि जब 2 पासे दिए और विपरीत अंक पूछे तो क्या-क्या हो सकता है। देखो 3 स्थितियाँ बन सकती है कुछ ऐसी। पहली स्थिति इस प्रकार की जिसमें केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ही अंक दोनों में कॉमन हो। स्थिति फर्स्ट, जब केवल एक अंक कॉमन हो। स्थिति सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जब दोनों में कितने अंक कॉमन हो? 2। ये स्थिति सेकंड है आपकी। और थर्ड स्थिति क्या है? थर्ड पोजीशन बनेगी जब आपका एक भी अंक क्या नहीं हो? कॉमन नहीं हो। यानी 3 स्थितियाँ क्वेश्चन में बनती है जब आपको 2 पासे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि इसमें भी कुछ स्थिति बन रही होगी तो आप कहोगे सर इन दोनों पास अपोजिट किसका पूछा उसको भूल जाओ पहले। पहले स्थिति देखो कौन-सी बन रही है। तो आपने कहा सर इसमें तो स्थिति बन रही है तो देखा जाए तो इसमें 4 है और इसमें भी क्या है? 4। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है यानी स्थिति फर्स्ट बन रही है। पहली स्थिति बन रही है। तो जब भी पहली स्थिति बने तो इसका आंसर अलग तरीके से होता है, दूसरी स्थिति बनने पर आंसर अलग तरीके से होता है, तीसरी स्थिति बनने पर आंसर अलग तरीके से होता है। तो आप पहले पहली स्थिति की बात आ रही है तो पहली स्थिति आने पर प्रश्न का आंसर कैसे करना है वो सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, पहली स्थिति है तो जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ या घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में ही घूमना है और आदमी को घड़ी की दिशा में ही घूमना चाहिए अगर आदमी है, जानवर तो कहीं से भी, ठीक है? तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि घड़ी की दिशा में घूमे अपन,
4 से तो 4 आ गया, फिर क्या लिखेंगे 6 और उसके बाद 5, फिर नीचे 4 आ गया, फिर क्या आएगा 1 और उसके बाद क्या आएगा 2। तो अपन कह सकते हैं 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1 और इस 4 के विपरीत वैसे तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है, लेकिन जैसा कि कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में है नहीं, तो अब जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो इसके विपरीत हो जाएगा। जैसे 3 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। पूछा किसके है? A के विपरीत भाग पर क्या होगा? तो A के विपरीत क्या होगा आपका? क्या हो जाएगा यानी आंसर नंबर। क्लियर है ना बात? A के विपरीत क्या आएगा? इस तरीके से अपन स्थिति नंबर पहली बनने पर करते हैं। चलो इसको भी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर स्थिति नंबर 2 बनती है, तो आप बस इतना ही कह सकते हो कि जो अंक कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत यानी 5 के विपरीत क्या होगा 6। इसके अलावा मैं 2 का, 3 का, 2 का, 3 का नहीं बता सकता यानी आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। तीसरी स्थिति जब बनती है तो इसका आंसर पहला आंसर कैन नॉट डिटरमाइन ही होता है। तीसरी स्थिति में किसी का भी विपरीत अंक पूछो कैन नॉट डिटरमाइन ही होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है तो ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, इस लेफ्ट का विपरीत राइट वाला और राइट का विपरीत लेफ्ट वाला। क्लियर है ना बात? राइट का विपरीत लेफ्ट वाला, लेफ्ट का विपरीत राइट वाला और ऊपर का विपरीत ऊपर वाला, जब कैन नॉट डिटरमाइन दिखाई ना दे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिगर का है। इसमें आपको ट्रायंगल गिनना था। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, मैंने आपको जो बेसिक बता रखा है वो ये बता रखा है कि जब भी ऐसा ट्रायंगल आए, इस तरीके का स्टार दिखाई दे तो इसमें 8 होते हैं। अब इसमें वो जो भी आगे चीजें चेंज करता है बस उनको गिनना है। अब 8 तो थे ही इसके अंदर, अगर मैं इस आकृति को हटा दूं तो 8 तो सीधे थे। फिर इससे इस आकृति से जो बने हैं बस वो गिनना है। तो आपका एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, यानी कितने एक्स्ट्रा है? 3 और एक्स्ट्रा है। 8 में 3 ऐड किया, 11 आ गए। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज़ है। इसके अंदर एग्ज़ैक्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनमें से जो अधिकतम मतलब जिसकी परसेंटेज सही होने की ज़्यादा है, उसको आंसर अपन कर देंगे। तो आप देखो, अगर मैं इस आकृति को निकालना चाहूँ, तो आप कह सकते हो कि सर ये आ जाएगी यहाँ से। सही है ना? बी ऑप्शन की ओर मैं जा रहा हूँ, ये आ जाएगी। इसमें से तो वो आएगा नहीं क्योंकि ये वाली चीज़ आपको इसमें दिखाई नहीं देगी, ये वाली। ये ऑप्शन जो एलिमिनेट होता है उसको पहले एलिमिनेट करो। ये इससे भी नहीं आएगा, अब रह गए ये 2 ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन में जो अंतर है वो ये है कि ये तो कर्व में है और ये क्या है? सीधा। अब देखो, ये तो दोनों में कॉमन है, तो चलो मान लिया कि सर ये आकृति आ गई। उसके बाद ये, तो आप कहोगे सर ये आकृति आ गई, दोनों में है। फिर ये आ गई, ये आ गई, अब रह गई कौन-सी? ये वाली। ये वाली चलो मान लो अपन ये मान लेते हैं। ये सीधी है वैसे, ठीक है? ये मान ली। अब बात आती है कि देखो ये कर्व में था और ये क्या था? सीधा, और यहाँ पर अपन को क्या चाहिए था? सीधा चाहिए था। लेकिन दिक्कत और भी है देखो, समस्या देखो। अगर मैंने इसको सीधा ले लिया, जैसा कि इसमें इसको इसमें क्या ले रहे हैं? कर्व में ले रहे हैं और यहाँ पर एक कर्व में है नहीं, ये सीधा है। सीधी लाइन है, सीधा आना चाहिए था। अब देखो बात ये थी, चलो ये तो ले लिया, लेकिन अगर मैं इस टुकड़े को देखूँ, इस टुकड़े को, यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है? कर्व में दिख रहा है, सही है ना? तो ये कर्व वाला टुकड़ा यहाँ से मिलेगा आपको, ये कर्व वाला टुकड़ा यहाँ से कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप कर्व में जैसे ये मान लो कि आपने ये ले लिया टुकड़ा, ये टुकड़ा और इस टुकड़े को घुमा के ऐसे रख दिया, ठीक है? चलो इससे भी मिल सकता है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो हाईएस्ट जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन-सा आ जाएगा? आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा एग्ज़ैक्ट सही दोनों से ही नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों के कंपैरिज़न में ज़्यादा आपको सही मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये वाला हिस्सा, सीधा वाला, ये सीधा वाला हिस्सा कहीं, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखो मिरर इमेज मिरर कहाँ लगा है? इधर। और जब साइड में जब मिरर लगता है तो आपको पता है कि केवल देखो, जब मिरर ऐसे लगेगा तो याद रखना राइट और लेफ्ट में ही चेंज आएगा, ऊपर नीचे की चीजें चेंज नहीं होगी। यानी राइट का पास में दिखाई देगा, लेफ्ट दूर चला जाएगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है मिरर के पास वाली चीजें मिरर के पास दिखाई देती है, तो ये वाली चीजें भी आपको पास ही दिखाई देगी। यानी ये सबसे पहले दिखाई देगी, में दिख रही है, ये तो नहीं हो सकता। ये तो देखो एकदम ही गड़बड़ कर दिया। इसमें भी ये क्या चली गई? दूर चली गई। जब दूर तो जानी नहीं चाहिए थी, ये तो पास आनी थी। अब ऑप्शन बचा ही क्या है? ऑप्शन आपके पास क्या बचा है? ए ही बचा है। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। सीधा ही आंसर हो गया इसमें तो।
वाली बात ही नहीं। पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज, क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये कहोगे सर ए और डी में थोड़ा सा समझा दो। देखो ए और डी, जैसे कि मैंने कहा पास वाली चीज पास दिखाई देगी, जैसे राइट वाली चीज राइट पास में दिखेगी। ये वाली चीज अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूँ, मिरर कहाँ लगा है? यहाँ पे मिरर लगा रहा हूँ तो ये चीज पहले दिखाई देगी और ये चीज बाद में। तो ये चीज पहले दिखनी चाहिए जबकि इसमें ये चीज पहले दिख रही है। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो गया? एक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। देखो पेपर कटिंग, पेपर अपन पेपर में तो एग्जाम में तो लेके जा नहीं सकते, क्लियर है ना बात? तो अपन को क्या करना है, कंसेप्ट लगाना है, वो है मिरर कंसेप्ट। मिरर लगाते जाओ जैसे जैसे अनफोल्ड होता है पेपर। जैसे देखो में एक फोल्डिंग ये है, दूसरी फोल्डिंग ऐसे, और फिर यहाँ पर कट लगाए, तो सबसे पहले जो लास्ट में फोल्डिंग हुई है वो खुलती है, सही ना बात? यानी अपन को मिरर यहाँ लगाना है। यहाँ लगाएंगे मिरर तो आपको ये यहाँ दिखाई देगा, ये यहाँ दिखाई देगा, और ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। यानी 4 ये आएँगे और ये 2 इधर से। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन की ओर चलो, कि लगभग ऐसा किस में दिखाई दे रहा है? इसमें देखो 2 और 2 4 होने चाहिए, तो इसमें 2-2 ही है, तो ये ऑप्शन गया। इसमें 4 है, ठीक है। ये कहाँ से आ गए? ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? और ये देखो ये कहाँ से आ गए? ये भी नहीं हो सकता, सही ना बात? तो ये दोनों अब ऑप्शन बच गए भी, कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा। आप ये देखो आगे अनफोल्ड होता तो ये ऐसे खुलता है, तो आपको पता है कि केवल ये ही गोले दिखाई देते ऊपर, ये वाले। क्योंकि ये तो आते ही नहीं ना इस दर्पण में, ये तो चीजें कॉर्नर पे चली गई, अब ये दर्पण में दिखाई नहीं देती, और ये गोले यहाँ दिखाई देते। क्लियर है ना बात? तो आपके लिए आप ऑप्शन नंबर क्या बच गया? बी बच गया, अनफोल्ड। जैसे जैसे लास्ट वाला, जैसे मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप इसको दोबारा देख लेना फॉर रिवर्स करके। आपको जब सबसे लास्ट में ये फोल्डिंग हुई है तो सबसे पहले मिरर यहाँ लगाना है। सबसे लास्ट में जो फोल्डिंग ये हुई है तो मिरर यहाँ लगेगा सबसे पहले, और ये आपको गोले दिखाई दे। अब आपको क्या करना है, अनफोल्ड करना है, एक नीचे की और एक ऊपर। तो मिरर एक यहाँ लगेगा और एक मिरर यहाँ लगेगा, और ये मिरर जब लगाएंगे तो ये चीजें तो आएगी नहीं, ये तो दूर ही रह जाएगी, यानी गोले ही दिखाई देंगे सिर्फ मिरर में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहा है कि एक ये डायग्राम है जिसके अंदर जो भी किस में आते हैं, जो भी चीजें आपकी आ रही है किस में, ट्राइंगल में, जो जो चीजें ट्राइंगल में आती है वो तो है आपकी क्या, गायक यानी सिंगर। ये तो ट्रायंगल वाली तो क्या हो गई, सिंगर। और जो आपके किस में आ रही है, आयत, आयत में यानी रेक्टेंगल में, तो वो आपके क्या है, डांसर। और जो वृत्त है, सर्किल रिप्रेजेंट म्यूजिशियन, स्क्वायर रिप्रेजेंट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, दो दो चीजें है ना, एक तो स्क्वायर हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, तो दोनों ही स्क्वायर है, ऐसा लग रहा है देख। कोई बात नहीं। त्रिभुज गायकों का गोतक है, आयत नृत्यकों का गोतक है, वृत्त जो है वो संगीतकारों का है। तो थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। सिंगर ठीक है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट डांसर, ठीक है। सर्किल रिप्रेजेंट्स म्यूजिशियन, ये किसका है, म्यूजिशियन का। और स्क्वायर रिप्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है नेम द पोर्शन विच एक्सक्लूड सिंगर्स, यानी वर्ग वादकों का गोतक तदनुसार वह खंड कौन सा है जिसमें गायक शामिल नहीं होंगे, यानी सिंगर नहीं आने चाहिए भाई, केवल सिंगर नहीं आने चाहिए, ये चुनना है। और सिंगर सारे किस में है, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल वाली चीजें को हटा दो, बच गया क्या, 4 7 6 5, 4 7 6 5, आंसर नंबर। कहने वाला इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा था कि गायक शामिल नहीं होने चाहिए, और गायक जितने भी थे वो त्रिभुज में थे, तो त्रिभुज को हटा दिया। बच्चे वे सारी चीज क्या होगी, ये गायक कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे पूछा था। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एकदम इजी सा प्रश्न, आकृति पूरी करनी है, तो आकृति पूरी करने के लिए मेरे को कैसी आकृति चाहिए, कुछ ऐसी आकृति चाहिए। अगर मैं इस आकृति को पूरा करना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, ऐसी आकृति। और ऐसी आकृति कहाँ दिखाई दे रही है, ये देखो बी में दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। आराम से तक आकृति को कंप्लीट करना था। इतना इजी क्वेश्चन कि एक छोटा सा बच्चे को भी दे दो तो शायद वो भी थोड़ी देर दिमाग लगा के कर देगा, दिमाग की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पर्सन है आपका, ये पर्सन भी देखा जाए तो कौन से टॉपिक से लिया जाता है, ये पर्सन भी आपका टॉपिक है एनालॉगी का ही पर्सन है। आपको मैं बता दूं ये टॉपिक भी एनालॉगी से ही रिलेटेड है।
यानी सादृत्य से रिलेटेड है। देखो, इसमें ये पर्सन क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो रिश्ता यहाँ पर है, जो रिश्ता यहाँ पर है, ऐसा ही रिश्ता किस कौन-सा ऑप्शन है जो ये रिश्ता बताता है? तो इन रिश्तों के अंदर अगर इस रिश्ते में मैं बात करूँ तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है जैसे ऐड करूँगा +9 और इसमें मैं ऐड करूँगा +18 यानी 9 ऐड करने पर 278 और 18 ऐड करने पर 296 आना चाहिए। क्लियर है बात? पहली संख्या में 9 ऐड होगा, दूसरी ऐड होगा 18। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखो तो इस पहले तो ऐड हो रहा है कितना 9 और फिर ऐड हो रहा है कितना 18। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो कितना ऐड हो गया तो आप कहोगे सर यहाँ पे 9 तो ऐड हो गया, लेकिन आगे क्या ऐड होना था 18। अब 586 में अगर आप 18 ऐड करोगे 8, 6, 14 का 4, 1, 9, 1, 10 का 0, 604 आता, जब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से इसमें 8 तो जोड़ गया, फिर 18 नहीं जोड़ा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखो 8 ही नहीं जुड़ा सॉरी 9 ही नहीं जुड़ा, इसमें तो 11 जोड़ दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका सूटेबल ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो ये था आपका आज का टेस्ट का एनालिसिस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। डिटेल एनालिसिस है, जैसे-जैसे जिस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन में क्या और संभावनाएँ बन सकती थी, मैंने आपको ये भी बताया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि देखो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको कोई चीज़ नहीं आती उसके लिए हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप वीडियो सॉल्यूशन हैं, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ डिलीवर करें। अब आपका ये बनता है कि आप आओ, पेपर दो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नहीं होता है, उसका डिटेल एनालिसिस देखो। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, तो आप हमारे से ऑफ़लाइन कहीं पे भी आप पूछ भी सकते हो, कोई भी आपका डाउट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।